बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज अमरीन मेरे साथ मौजूद है। इमरान खान के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते तक ये इत्तलात थी कि मुमकिन तौर पर इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है या इमरान खान को बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को आने वाले वक्तों में रिहाई के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे थे, मेडिकल बेस पर या किसी भी बेस पर। लेकिन आज तोशा खाना 2 केस की जो समाअत हुई है, उस समाअत के बाद ये तमाम तर जो चीज़ें हैं और तमाम तर जो क़ियास आराइयाँ हैं वो ख़त्म होती भी नजर आई हैं। एक तो तोशा खाना 2 केस की आज समाअत थी, इसमें कहीं ना कहीं इमरान खान के जो वकला है उनकी भी सुस्ती है। और आज तोशा खाना 2 केस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने जो ये समाअत करनी थी, ये जो दरखास्त है इस पे एतराज़ात थे और सलमान सफदर साहब को चीज़ पहले से पता थी कि इन दरखास्तों पर जो एतराज़ात है, सलमान सफदर साहब ने वो एतराज़ात दूर नहीं करवाए। आज एतराज़ात के साथ इस दरखास्त पर समाअत होनी थी और समाअत हुई भी। समाअत का हवाल जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। इमरान खान और बुशरा बीबी के सामने की तरफ से सलमान सफदर साहब जो पेश होना था, वो कह रहे हैं कि जी कुछ एतराज़ात जो ऑफिस ने लगाए थे, मैंने अपील जो वक्त पर दायर की थी और 20 दिसंबर को सजा का फैसला हुआ। 29 दिसंबर को सजा मौतली की बेसिकली अपीलें हैं जो कि दायर हुई हैं और अपील दायर करते वक्त मुसद्दिका नकल फैसले के साथ जो है वो लगाई थी। ऑफिस ने एतराज़ात के हवाले से हमें कुछ नहीं बताया। जब हमने सजा मौतली की दरखास्त दायर की तो 14 फरवरी हमें बताया गया कि आपकी अपीलों पर एतराज़ है, तयशुदा असूल है, अपील एक दफ़ा दायर हो जाए तो उसी वक्त जो है उस पर ही दायरी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है जिसके मुताबिक गलती जो है वो गलती हमारी तरफ से नहीं थी। 21 और 22 साल। अच्छा, अब इस पे जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब जो है उन्होंने एक कमेंट किया, ये टॉन्ट था, कमेंट था, उसको कुछ भी कह लीजिए। उन्होंने कहा कि जब एक 21 से 22 साल जो तजर्बे वाला वकील है, अगर वो अपनी फाइल भूल जाएगा तो फिर इसी किस्म के जो वाक़यात हैं वो होंगे। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा कि जी बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि जो एतराज़ात है वो पढ़ी जाए। फिर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं सजा मौतली की दरखास्त लेकर आपके पास आया हूँ। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने कहा कि जो ऑफिस एतराज़ात है वो आपको मुतफरिक जब दरखास्त नहीं और अदालत ने बर्वक्त अपीलें दायर ना होने पर ऑफिस खत्म करने की जो दरखास्त है वो दायर करने की हिदायत की। अब ये तोशा खाना एक वो केस है जो कि इमरान खान की रिहाई में रुकावटों वाला एक कम्प्लीट केस है। अमरीन, आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट भी कवर किया, कैसे देखते हैं इस केस को? इमरान खान के वकला की जानिब से जिस तरह सुस्ती का मुजाहिरा आज किया गया, इससे पहले भी कभी सुस्ती का मुजाहिरा इस तरह से किया गया? हमेशा से सबीन। अब ये जो यही आज की खबर है ना, इसमें आप मुझे ये बताएं कि अब अदालत ने फिर से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। अब ये कब लगता है केस, कोई अता पता नहीं, कोई डेट नहीं लगी। क्यों? इन्हीं हरकतों की वजह से, वकला की इन हरकतों की वजह से। अब ये वो मामला है जब इमरान खान की रेटिना का मसला चल रहा है, तब भी ये जो है वो इनके जो स्लो टेक्टिक्स कह लें वो चल रहे हैं। और जब नॉर्मल सिचुएशन थी तब भी इनके यही हालात थे। तब ये एक ही मामले को घिसते पिटते रहते थे कि जी मुलाकात नहीं हो रही, फिर मंगल का दिन नहीं हो रहा, जुमेरात का दिन फिक्स नहीं हो रहा। मतलब इनके यही टैक्टिक्स लगे रहते थे। अब मामला कुछ और हैं। पहले देखिए, पहले नॉर्मल सिचुएशन थी, अब उसको नॉर्मल सिचुएशन नहीं कहेंगे। अब इमरान खान की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अब उनकी आंख का मसला आपको पता है कितना सेंसिटिव होता है। इसको एज सुन एज पॉसिबल अगर ये दरख्वास्तें नहीं लेती, क्योंकि आपकी वाली बात के रहाई में अगर कोई केस जो है वो रुकावट बना हुआ है तो ये तोशा खाना वाला केस है। अदरवाइज इमरान खान के ऊपर जितने मुकदमात है, साइफर केस कर लें वो भी क्लियर हो गया। इसके अलावा दीगर जो इनके ऊपर अलकादिर ट्रस्ट था, जितने भी केस कर ले, मतलब ऑन एंड ऑफ ये 9 मई ये तमाम ये कुछ भी नहीं है सिवाय इस एक केस के जो कि फंसा हुआ है और इन वकला की वजह से फंसा हुआ है। अब ये सारी ड्रामेबाजियां कि जी हम आ गए हैं, हम अदालत के बाहर बैठ जाते हैं, हम प्रोटेस्ट कर लेते हैं, हमारी दरख्वास्त नहीं लग रही। अब अदालत ने आज उन्हें कहा कि आप मुतफरिक दरख्वास्तें दायर करें। अब मुझे बताएं, सलमान सफदर और लतीफ़ खोसा व सलमान अकरम राजो इतनी सर्विसेज हो गई हैं, इनको किस चीज़ का ऐसा नहीं पता होगा कि अदालती डॉक्यूमेंटेशन या अदालती कार्रवाई होती कैसे है, कौन सी दरख्वास्त कब लगानी है, मुतफरिक दरख्वास्तें कब लगेंगी। तमाम प्रोसीजर इनसे ज़्यादा बेहतर कौन जानता है। मतलब इन लोगों की आधी जिंदगियां अदालतों के अंदर गुजर गई हैं। और इमरान खान ने अगर इनको अपना वकील मुकर्रर किया था तो इसीलिए किया था ना कि उनको भी लगा था कि इस वक्त जो सीनियर वकील हैं वो यही सीनियर वकला हैं, तो वो यही है जो समझते हैं सब तमाम चीज़ें। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो यही वो सीनियर वकला हैं जिनकी वजह से मामला लटके हुए हैं। इमरान खान का अभी भी ये मामला हल नहीं हो रहा कि जी उन्होंने ईद कहाँ करनी है, जेल के अंदर ही करनी है या फिर इतने बड़े मसले के साथ साथ ये भी था ना कि चलो घर में ना करेंगे, लेकिन ये भी तो था ना कि शिफा वो कर लें, एडमिट कर लें तो वहाँ पे हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से ये कोई मतलब मुनासिब तरीका नहीं है। वैसे अब जितनी भी डिले टैक्टिक्स हैं वो सारे वकला की तरफ। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं किरदार जो हमारी अदालतों का भी है, क्योंकि सलमान सफदर साहब ही वो वकील हैं जिन्होंने कई केसेस में इमरान खान की बड़े बेहतरीन अंदाज में नुमाइंदगी की है, ना सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, शहरों में भी। इस्लामाबाद में
काफी बड़े बड़े केसेस हैं, उसमें भी सलमान सफदर ही इमरान खान के लॉयर थे। उसमें इमरान खान की जो जमानत है या जो रिहाई है बाइज्जत बरी भी इमरान खान के केसेस में हुआ, उसमें भी सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील थे। बाकी जो डिसाइडेड था कि किन किन केसेस में इमरान खान को सजा होनी है, उसमें भी सलमान सफदर साहब वकील थे, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि सजा होनी है, तो सलमान सफदर साहब उसमें कुछ कर नहीं सके थे। चलें जी, बहरहाल ये तो हमारी अदालतों के हालात हैं कि हमारी अदालतें जो है वो इस स्टेज पर हैं। अच्छा, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई, ये मैं व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ। मैं और अमरीन हम लोग एक केस कवर करने के लिए कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस जमाल खमान वकील साहब का बेंच था, शरीयत अपीलेट बेंच था। और शरीयत अपीलेट बेंच बड़ा कम सुप्रीम कोर्ट में जो बनता है, स्पेशल बनता है। स्पेशल बेंच आज भी 5 जजेस बैठे पांच थे। रुकनी, जी जी, 5 रुकनी बेंच था। 5 रुकनी बेंच था, तो उसमें जो है वो जस्टिस जमाल खमान वकील थे और दीगर जो है वो 4 जजेस थे, जिनमें 3 जो शरीयत कोर्ट के जजेस थे और एक जो है वो जस्टिस शाहिद वहीद जो है वो थे। अच्छा, आज केस बेसिकली ये था कि जिना का जो मुकदमा है उसमें खातून की गवाही नहीं होती, तो ये 1989 का एक वाकया था, उसके खिलाफ एक अपील थी। मैं और उसको दरख्वास्त गुजार वो हिंदुस्तानी बेगम, मतलब हाँ हाँ जी, जी, वही जी, हिंदू थी, बेगम, हिंदुस्तानी तो नहीं कह बिल्कुल। सकते, मतलब बाय मैं मजहब हिंदू बल्कि थी। कोशिश करती हूँ कि मैं उनका नाम भी पढ़ लूं। बेगम राशिद, बेगम, हाँ बेगम राशिद। बेगम राशिद नाम है उनका। एक खातून थी, इन्होंने जो अपील दायर की थी। अच्छा, अब कोर्ट रूम में हम दोनों मौजूद थे, अमरीन थोड़ी देर बाद आई, मैं उस वक्त मौजूद थी। तो एक लॉयर को बुलाया गया और उस खातून वकील जो उसने बताया कि मैं तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हूँ, तो मैं मामला उस तरह से तो नहीं कर सकती। मैं बैठी थी, जिससे शायद ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे कहा कि आप जो है, तो जो एडवोकेट जनरल केपी के थे, उन्होंने कहा कि ये मीडिया से हैं, तो उन्होंने कहा आप आ जाएं। मैं रोस्टम पर आई, मैं रोस्टम पर आई और जस्टिस जमाल खमान वकील साहब ने मेरे से मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि आप मीडिया से हैं। मैंने कहा जिस शायद वहीद साहब ने पूछा कि आप किस इदारे से हैं, मैंने अपने इदारे का नाम बताया। उन्होंने कहा अच्छा आप फलां इदारे से हैं। मैंने कहा, कहता है वेरी गुड, ये जिस शायद वहीद साहब के अल्फाज है। फिर जो है वो जस्टिस जमाल खमान वकील ने कहा कि हम आप ये बेसिकली औरतों की गवाही के हवाले से केस है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें जितनी औरतों की गवाही शामिल कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि औरत की गवाही ना होना या दो औरतों की गवाही जो है वो एक गवाह के तौर आधी, पर हाँ एक की आधी होती कबूल है, दो होती है। की एक होती है। हाँ। उसमें भी जैसे उसी दौरान में अमरीन अली जो है कोर्ट रूम एंट्री मारती हैं और अमरीन की एंट्री के बाद अमरीन को भी रोशन से बुलाया जाता क्लाइमेक्स है। आ गया। क्लाइमेक्स आया और फिर अमरीन से ही पूछा जाता है कि आप सहाफी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, और अमरीन कहती है जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो वो कहते हैं जी आ जाए आप भी। अमरीन भी रोस्टम पर आती है, हम दोनों को खड़ा किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ऑन लाइटर नोट, हाँ, जब पहले मैं अदालत एंटर होती हूँ तो मैंने देखा कि मैं आप ऑलरेडी रोस्टम पर मौजूद थी। मैंने कहा यार सबीन आज खबर लिखने के लिए रोस्टम पर क्या कर रही है। कि जैसे ही जस्टिस जमाल खान मंदुखैल मुखातिब है, उन्होंने कहा जी आप भी जर्नलिस्ट है। मैंने कहा जी माय लॉर्ड मैं भी जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा जी आ जाए। तो फिर मैंने इंसान के ना नैनो सेकंड में इंसान अपने दिमाग में कुछ चीजें बना लेता है। तो मैंने कहा यार अब पता नहीं किस केस में हमें तलब कर लिया गया है। जुमा 8 दिन मुझे नहीं हुए इधर, तो अब जो है वो हमें ही तलब कर लिया। मैंने कहा चलो देखते हैं। तो बहरहाल उसके बाद उन्होंने फिर हम दोनों ही वहाँ पर मौजूद है गालिबन, फिर मैडम सायरा एडवोकेट जो है उनको भी बुला लिया है, सेक्रेटरी फाइनेंस हैं सुप्रीम कोर्ट बार की, उनको भी बुलाया है। तो बहरहाल जी अब जो हमारे देखने वाले उनके लिए उनकी इत्तला के लिए कह रही है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि मैं और अमरीन बाकायदा तौर पर एक केस में अदालती मुआवन है। तो और अदालत ने कहा है कि जी आइंदा के बाद जब भी केस लगेगा हमने अपीयर होना है। और ये जो थी ना, ये बेगम राशिदा पटेल हैं, ये इंडियन वो सॉरी हिंदुस्तान हिंदू मजहब से है इनका ताल्लुक। इन्होंने ये दरख्वास्त डाली थी, अब शायद ये इनका इंतकाल हो चुका है। हाँ, तो अब इस केस को रीओपन किया गया है और ये कुल शरीयत कोर्ट की 6 अपीलें हैं। ये इसमें सूरह बकरा का भी जो हवाला है वो दिया है जस्टिस इरफान सादत साहब ने जो हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जी ये तो सूरह बकरा में चीज मौजूद है कि औरतों की गवाही के हवाले से ये चीज मौजूद है। फिर जस्टिस जमाल खमान वकील साहब ने कहा कि ये केस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है हमारी सोसाइटी के हिसाब से। तो इसको मुझे जो चीज समझ में आई है ना, बेसिकली जो हम लोग अंदर भी डिस्कस कर रहे थे कि ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए सूरह बकरा अगर हम बल्कि हमने तो पढ़ी है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी या उनकी नज़र से नहीं गुजरी होगी, सूरह बकरा हो, सूरह निसा हो, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर औरतों के हकूक़ के बारे में बात भी की है। और अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो अल्लाह ताला ने औरतों को कभी भी किसी भी मामले में पीछे नहीं किया, उन्हें हमेशा अब जो है वो साथ साथ रखा है। अगर अल्लाह ताला ने जिस तरह से कहा है ना कि जी चलें ठीक है, इस्लाम के मुताबिक एक औरत की गवाही आधी कंसिडर होगी, मगर वो आधी भी आजकल के दौर में कहाँ जो है वो करी जाती है या कहाँ कंसिडर की जाती है। तो मेरे ख्याल से ये जो केस है ना, ये एक बड़ा इसका मुझे लगता है कि एक ऐसा फैसला आएगा जो कि
अभी इस्लामी स्टेट में है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे बेखबर हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। तो इस केस के थ्रू एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस ये आएगी। जिस तरह आपको पता है ना कि वो जो विरासत का मामला है, जी जी उसमें आपको पता है कि हालांकि हमें पता है इस्लाम में सबसे ज्यादा औरतों को विरासत की तंबीह की गई है कि भाई इनका विरासती हक मत खाओ, लेकिन यही होता है, यही होता है, औरत को उसका विरासत का हक नहीं दिया जाता। बाज़ों का तो ये प्रिटेंड कराया जाता है कि वो खामोश ही रहे, खुद ही ना मांगे, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी सख्ती से कहा गया है कि आप उसे विरासत में हक दो। ठीक इसी तरह जब ये चीज़ रीओपन होगी और नेक्स्ट हेयरिंग पे मुझे लग रहा है कि इसमें बड़े रिमार्क्स आएंगे अदालत के, तो ये जब हाईलाइट होगा लोगों को ये पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि औरत की गवाही होती भी है नहीं। अब ये वाला जो केस था ना, ये जना वाला मैटर था, इसमें भी नुकता ये था कि जी गवाही, वो जो जना वाला कोई मैटर था तो उसमें किसी मर्द की गवाही थी और वही थी, तो उसमें फिर ये पॉइंट उठाया गया था राशिदा पटेल की जानिब से कि इसमें औरत की गवाही क्यों नहीं किया। तो ये वाला मैटर यहाँ था। तो पता नहीं अब उस टाइम पे कौन लोग थे जिन्होंने इसका मामले को ज्यादा वो नहीं किया या क्या। तो बहरहाल अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने कितने अच्छे से केसेस पेंडिंग है, ऐसा ही है। 1989 से केस पेंडिंग है। बहरहाल जी होपफुली आपकी बात कर रही हूँ, खुशाइन बात ये है कि एटलीस्ट रमजान का महीना भी और सारा कुछ है, केसेस पुराने एटलीस्ट लग रहे भुगताने शुरू कर दिए हैं अदालतों ने। इसको आप किसी भी चीज से रिलेट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए इस किस्म के केसेस लगाए जा रहे हैं व्हाटएवर। लेकिन केसेस पड़े हुए हैं, उनको डिसाइड होना चाहिए और वो डिसाइड होने के करीब करीब भी हैं।